नमस्कार। ईशान टाइम्स में आपका सबका स्वागत है। बातों बातों में प्रोग्राम की ये हमारी पांचवी श्रृंखला है। पांचवें श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं सरदार परविंदर सिंह सेठी जी, जो कि दिल्ली से आज चंडीगढ़ पधारे हैं। और आप सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। आपका राजनीतिक इतिहास बहुत ही ऊंचा रहा है। आपने चंद्रशेखर जी के साथ काम किया, आपने इंद्रजीत गुजराल जी के साथ काम किया, उसके बाद फिर प्रकाश सिंह बादल जी के शिरोमणि अकाली दल में इन्होंने आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद फिर उसमें ही उसी पार्टी में आप दिल्ली के अंदर आप प्रवक्ता रहे। फिर दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में भी आपने कार्य किया। आपके कार्यों के बारे में, आपके सभी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और सरदार परविंदर सिंह सेठी जी से का मैं स्वागत करता हूँ। स्वागत, सत श्री अकाल। सबसे पहले हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें। परविंदर सेठी जी, सबसे पहले आप बताएं कि कहाँ आपका जन्म हुआ, और जन्म से हम शुरुआत करते हैं कि कहाँ हुआ, कहाँ शिक्षा दीक्षा और किस तरीके से। देखिए, हम बेसिकली तो हम दिल्ली में ही रहे हैं, क्योंकि फादर साहब हमारे दिल्ली आ गए थे। मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो ब्रिटिश आर्मी में थे। अच्छा। तो वो बेस हॉस्पिटल जलंधर, रंगून, पूरे वर्ल्ड के अंदर वो रहे हैं। तो उसके बाद हमने यूपी रामपुर के अंदर हमारी एग्रीकल्चर लैंड थी। ओके। तो उसमें मेरे फादर 4 भाई थे, जिसमें 2 फौजी थे। अच्छा। एक बड़े भाई, आपसे बड़े? नहीं, मेरे फादर के। अच्छा। फादर फादर 4 भाई थे। तो 2 फौज में थे, बड़े भाई खेती करते थे। तो फादर दिल्ली में जॉब करने आए। वो 10वीं क्लास के बाद आए, यहीं पे उन्होंने अपनी पढ़ाई भी करी, जॉब भी करी और सारा कुछ करा। तो लेकिन मेरा जन्म जो है वो यूपी रामपुर में हुआ था। जैसे मदर प्रेग्नेंट हुई तो फिर अपने घर में चले जाती हैं जॉब के मामले में। तो मेरा बर्थ प्लेस यूपी रामपुर रहा है। रामपुर। उसके बाद मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है, मैं पाइनवुड स्कूल मंसूरी में पढ़ा हूँ। तो उसके बाद कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ा हूँ। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में भी रहा हूँ। चंडीगढ़ में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन करी है मैंने। तो उसके बाद मैंने बहुत सारे काम करे, जिसमें मेरी फैक्ट्री थी। हम पॉलिथीन प्रिंटिंग इंक्स की मैन्युफैक्चरिंग करते थे। अच्छा। तो इंडिया के अंदर सिर्फ 4-5 लोग थे जो पॉलिस्टर इंक्स बनाते थे। जो टॉफी के रैपर या पॉलिथीन, उसको वो पॉलिस्टर इंक्स के हम मैन्युफैक्चरर थे इंडिया के अंदर। सब वही दिल्ली से ही? दिल्ली में। ठीक है। उसके साथ साथ मेरा रुझान जो था वो, मैं जब 11वीं क्लास में था तो 1984 हुआ। तो 84 का हादसा हमने बड़ी नज़दीकी से देखा। तो उसके जो विक्टिम्स थे उनके लिए हमने बड़ी सेवा भी करी, सारा कुछ करा। उसके बाद मैंने नेशनल फ्रंट फॉर सिक्स सोशल जस्टिस का गठन करा। अच्छा। तो आई वॉज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल फ्रंट फॉर सिक्स सोशल जस्टिस। अच्छा। वो उन्हीं चीज़ों को, 84 के जो चीज़ें थी उन्हीं के चलते मेरी मुलाकात चंद्रशेखर जी से, वीपी सिंह जी से, आई के गुजराल साहब से, इन मेनका गांधी से, राज बब्बर साहब, इस तरह से बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हुई। हम न्याय के लिए लड़ते रहे, उन लोगों के रहने के लिए लड़ते रहे। तो उसके बाद जो बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टी में जिसके साथ जुड़ा हूँ वो शिरोमणि अकाली दल में रहा हूँ मैं शुरू से। और लगभग 28 साल मैं रहा हूँ। जब तक अकाली दल दिल्ली में था तो बीजेपी का अलायंस था। बीजेपी अकाली दल में हम रहे हैं। मैं GTBIT का वाइस चेयरमैन भी रहा हूँ, कई स्कूलों का चेयरमैन रहा हूँ। उस प्रकार से कई पोजीशंस के ऊपर मैंने काम करा है। तो लास्ट में जो मैं, परिवार में आपके कौन कौन है बच्चे? देखिए, मैं हूँ और मेरा बेटा है और मेरी बेटी है। तो मेरे बेटे ने एनिमेशन में डिग्री करी है और मेरी बेटी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है साइकोलॉजी के अंदर। ओके। हाँ जी। सब अपना पढ़ाई में और आगे बढ़ रहे हैं वो लोग। उनका फील्ड अलग है आपसे? जी जी जी। उन लोगों का अलग फील्ड होगा मतलब? हाँ जी, हाँ। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपने जो राजनीतिक परिदृश्य में जितना काम किया है और लोगों के लिए जो संघर्षों को किया है, कि उन लोगों की लड़ाइयाँ लड़ी है,
उसमें लोगों का सहयोग मिलता रहा या केवल अपनी तरफ से लगा रहा है? आपके अंदर जो जुनून था उसी वजह से नहीं, लगा? बहुत सहयोग मिला सर। अच्छा। जब आप सही नियत से सही काम करोगे हम्म, तो दुनिया आपके पीछे हाथ रखेगी हम्म, कि आप काम करो, हम आपके हम्म, साथ हैं। क्योंकि मैं बताता हूँ, फिक्की ऑडिटोरियम में प्रोग्राम था, सोनिया गांधी जी आए, अर्जुन सिंह आए, मनमोहन सिंह आए, वहाँ पे मेरा भाषण हुआ तो वहाँ पे वो सारा मीडिया, क्या 800 लोग मेरे साथ खड़े हो गए। क्योंकि वहाँ पे वो कोई संस्था थी, उन्होंने कहा जी 14 साल में तो वनवास खत्म हो जाता है, 14 साल में हमने माफ़ कर दिया। मैं कहा आप कौन होते माफ़ करने वाले? मैं कहा जिन जिन लोगों को टायर गले में टायर डालकर चलाया गया, अगर आप उनके परिवार के लोगों के जख्मों के ऊपर नमक मरहम नहीं रख सकते तो नमक छिड़कने का भी आपको क्या अधिकार नहीं है? तो वो मेरा डीडी न्यूज़ में सारा इंटरव्यू आया, सब कुछ आया। 700-800 लोग थे, वो सारे मेरे साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा जी आप जैसे कहोगे वैसे करेंगे। तो मैंने ये कहा कि भी कि जो जिनका कत्लेआम हुआ है उनके कातिलों को माफ करने का अधिकार किसी का नहीं है। जो विक्टिम्स हैं उनके परिवार हैं, अगर आप ये नहीं चाहते कि इनको सजा मिले तो आप चुपचाप अपने घर में बैठिए। हम लड़ाई लड़ रहे हैं इनको सजा दिलाने की। उस सजा उसके बाद जब मंजीत सिंह जी के और सरसा साहब आए तो उसके बाद एक लंबी लड़ाई लड़ी, जिसके बाद सज्जन कुमार अंदर हुआ और बहुत सारे लोगों को सजाएं हुई, चाहे कानपुर में हुई, इधर हुई। तो उसमें हमने धरने प्रदर्शन बहुत सारे हमने इंडिविजुअली भी करे, अकाली दल के साथ भी करे। और गुरचरण सिंह बब्बर जी जो हैं, जिनके 3 अखबार चलते हैं, जो सबसे बड़ी लड़ाई बब्बर साहब ने लड़ी है, उनके साथ मैं रहा हूँ। और 94 के अंदर हमने पूरी दिल्ली के अंदर ब्लैक डे मनाते थे। जब हम ब्लैक डे मनाते थे तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि हमारे साथ आके खड़ा भी हो जाए। वो एक ऐसा डरावना माहौल था उस समय। तो उसके बाद अभी जो पीछे हमने एक पंडित अनिल शर्मा जी के साथ मैंने सात्विक राष्ट्र निर्माण संस्थान के ट्रस्ट का गठन किया था, तो उसका मैं ट्रस्टी हूँ। ओके। तो उसके अंदर उसमें क्या कर रहे हैं आप लोग? उसके अंदर हमने हमने बहुत काम किए थे। जो लोग पाकिस्तान से आए थे, जो उन्होंने कहा कि हम कुंभ के मेले में आए हैं, और कुंभ के मेले के का वीज़ा लेने के बाद उन्होंने कहा हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे किसी कीमत के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे हमारा शोषण होता है। तो उन लोगों के आपने देखा होगा कई कैंप लगे थे, चाहे नजफगढ़ में लगा, रोहनी में लगा, प्रीतमपुरा में लगा। उसमें बहुत बुजुर्ग लोग थे, बहुत बीमार लोग थे। तो पंडित अनिल शर्मा जी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, अरुण जेटली जी के गुरु रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह के गुरु रहे हैं, तो ऋषि हैं, महापुरुष हैं, उनके साथ थे। तो उनके इन्फ्लुएंस से हमने उन लोगों के जो हैं गंगाराम में और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में उनके इलाज कराने में हमने थोड़ा योगदान दिया जितना हम कर सकते थे। जी। अभी इस वक्त राजनीतिक परिदृश्य जो चल रहा है, कहीं इंडिया गठबंधन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, और कहीं भाजपा का अपना गठबंधन चल रहा है, और जिस तरीके से राजनीतिक परिदृश्य में लोगों के केवल हवा और एक प्रचार हो रहा है, काम नहीं हो रहा, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? ये हमारे देश का दुखांत है कि जो राजनीति के अंदर जो पॉलिटिशियन है उनका किरदार खत्म होता जा रहा है। जो उनका मोटिव सिर्फ सत्ता को हासिल करना है, लोगों को बेवकूफ बनाना है, लोगों को मूर्ख बनाना है। लेकिन जो देश की अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, मजलूम है, रेडी वाला है, रिक्शा वाला है, उसके उत्थान के बारे में कोई नहीं सोचता। तो जो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बड़े अच्छे काम भी करे हैं, जो अच्छे काम करें हमने उनको अप्रिशिएट करा, लेकिन उन्होंने जो काम करे वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बेनिफिट देने के लिए करे। अच्छा, जो गरीब आप आदमी, मानते हैं कि गरीबों का काम नहीं, इंडस्ट्रियलिस्टों का गरीबों फायदा का होगा? काम उन्होंने नहीं करा। आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करके साथ साथ थंबनेल जरूर दबा दें कि आपको ये वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचे। नमस्कार। हाँ, बड़ी बड़ी योजनाएं लाई हैं, लोगों को आईवाश करा, हमने ये कर दिया, ये कर दिया, लेकिन आप ग्राउंड रियलिटी में जाके देखिए कि ग्राउंड रियलिटी में आज आप ऑल इंडिया मेडिकल में आप अपॉइंटमेंट लेने जाते हैं तो आपको 1 साल बाद की अपॉइंटमेंट। तो मैं आपको बताता हूँ, हाँ हाँ, हम टीवी चैनल्स में बैठते हैं, हम अलग अलग इश्यूज को रेज करते हैं,
और सरकार सुनती है और उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी होता है। मैं लेटेस्ट इम्प्लीमेंटेशन की बात करता हूँ। मैं कम से कम 25-30 टीवी चैनल्स पे ये बोला हूँ कि जो स्वास्थ्य है वो बेसिक और फंडामेंटल राइट है किसी भी इंसान का। सरकार अगर उनका इलाज नहीं करा पा रही, उनको फ्री इलाज नहीं करा पा रही, उनको कुछ और नहीं करा पा रही, तो कम से कम जो मेडिक्लेम है, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास आदमी खरीदता है, उसके ऊपर 18% जीएसटी है। डायमंड के ऊपर 1.5% जीएसटी है, और जो स्वास्थ्य के ऊपर तो जीएसटी 0 होनी चाहिए। तो ये मैंने कम से कम नहीं तो 30, 35, 40 डिबेट में मैंने बड़े जोर से बोला, और मुझे बड़ी खुशी है उसको उन्होंने सुना, उसको भी संज्ञान लिया, और आज उसके ऊपर 0% जीएसटी कर दी। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं में जीएसटी है, आपकी इन्होंने कहा कि हम लोग पुस्तकों पर और स्टेशनरीज पर क्या नाम है कि हम टैक्स हटाते जा रहे हैं, लेकिन कई चीज़ों में ये हिसाब है कि इन्होंने कह दिया कि किताबों पर हटा रहे हैं, लेकिन आप कागज़ों पर कब जीएसटी कम कर पाए हैं? कागज़ों पे आज तो जीएसटी कम नहीं है, कि कागज़ पे है तो कहीं ना कहीं से जीएसटी ले रहे हैं। वहीं पर एक जीएसटी का एक बदला रूप आज के समाचार पत्र में भी छपा हुआ है और तमाम जगह है कि लोगों ने जीएसटी तो कम हो गई, लेकिन जो प्रोडक्शन जो कर रहा है उसने अपनी लागत बढ़ा करके जीएसटी और जो रेट जो प्रिंट थे वहीं तक पहुंचाने का काम आज कर दिया है। देखिए, क्योंकि वहीं पर व्यापारी भी कहीं ना कहीं वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो फायदा लेने के मूड में पड़ गया है। व्यापारी भी कुचला हुआ है, दबा हुआ है। व्यापारी बड़े प्रेशर में है। हाँ, वो चंदा दे रहे हैं या क्या, लोन पे व्यापार कर रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, एजुकेशन और जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, ये बेसिक और फंडामेंटल राइट है। लेकिन आज देश का दुर्भाग्य है कि आप चाहे एजुकेशन हो चाहे स्वास्थ्य हो, ये एक इंडस्ट्री बन गई है। तो उस इंडस्ट्री में देखिए, पहले ये होता था कि एक बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ता है, उसका छोटा भाई बहन 9वीं में पढ़ता है, वो 10वीं में आया उसकी बुक्स यूज कर लेता था। आजकल कोर्स बुक्स चेंज हो जाती हैं, आजकल यूनिफॉर्म चेंज कर दी जाती है, हर साल यूनिफॉर्म चेंज कर दी जाती है। नहीं तो ये होता था कि भी यूनिफॉर्म भी दी जाती थी। हाँ। तो मेरी बेटी लोरेटो कॉन्वेंट में पढ़ी है, वहाँ पे हम बुक्स डोनेट करके आते थे। उनका सिस्टम बहुत बढ़िया है, क्रिश्चियन स्कूल्स का। हम बुक्स दे के आते थे, इवन यूनिफॉर्म दे के आते थे, जूते दे के आते थे, और अपनी तरफ से जो पेरेंट्स हेल्प करना चाहते हैं, कर सकते हैं, वो बताते थे कि आप ये हेल्प करो, और लोग बड़ी खुशी से करते थे। छोटी छोटी हेल्प करने से तो यू कैन मेक ए डिफरेंस। तो इससे भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। आज आप से हम लोग चर्चा कर रहे थे राजनीति का और सब चीज़ का। आप शिरोमणि अकाली दल से भी जुड़े हैं? मैं 28 साल से ज़्यादा रहा हूँ सर शिरोमणि अकाली दल। उसमें क्यों, और उससे आपका थोड़ा सा लगाव क्यों कम हुआ? देखिए, मेरा लगाव कम नहीं हुआ क्योंकि ये एक जो शहीदों की जत्थेबंदी कही जाती थी। हाँ। और इसमें ये कहा जाता था कि ये जो है लोगों के लिए, सिखों के लिए, पंजाबियों के लिए, पंजाब के लिए जो है ये काम करेगी। लेकिन धीरे 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 जो उनकी नीतियों की वजह से वो अपना वजूद खोती चली गई। और हमने एंड तक रहे, मैं बड़ा क्लोज रहा हूँ सुखबीर जी के भी, सबके भी। लेकिन वो जब सब कुछ सारा राजपट खत्म हो गया, उसके बाद समझने का कोई फायदा नहीं है। तो वो उनका एक मोटिव था कि हम पंजाब में सरकार आ जाए किसी तरीके से। लेकिन आपको काम तो करना पड़ेगा ना, आपको डिलीवर तो करना पड़ेगा ना। तो जब मैंने देखा कि इनकी कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर मैंने रिजाइन कर दिया। आई हैव रिजाइन फ्रॉम शिरोमणि अकाली दल, और उसकी सारी जितनी भी पोजीशंस थी मैंने वहाँ से रिजाइन। जिस तरह से अकाली दल में सरदार प्रकाश सिंह बादल जी का एक पहचान थी, उनका एक रुआब था, वही तरीके से उनके साथ सुरजीत सिंह बरनाला जी और सब एक वक्त था वो। और आज का वक्त, आज केवल पूंजीवाद पे रह गए वो लोग या अपने घर भरने पे रह गए? क्या कहेंगे? देखिए, एक्चुअल में सुरजीत सिंह बरनाला जी का जो समय था, जो सुरजीत सिंह बरनाला जी का किरदार था, वो संतों वाला किरदार था। अच्छा, जी जी जी। उनको वाजपेयी जी बहुत प्यार करते थे, और उन लोगों को घरों से ले जाकर उनको एलजी बनाया जाता था, उनको पोजीशनें दी जाती थी।
वो अकाली दल का एक रुतबा था जब अटल बिहारी वाजपेयी घर बिना मांगे सब कुछ देते थे। हाँ जो प्रकाश सिंह बादल का भी वही रुतबा था। मैं हाँ तो हाँ। प्रकाश सिंह बादल जी के वहाँ पे चुनाव में 20-20 25-25 दिन काम करा लंबी के अंदर, जो बठिंडा में, और उनके घर में ही मैं 20-20 दिन रहा हूँ, लाली बादल जी के घर में इस साहब के साथ। तो मैं वहाँ के जो लंबी के गांव में काम करता था, तो वहाँ का बहुत बड़ा तबका नाराज था अच्छा। बादल साहब से। तो उन्होंने कहा जी हम बादल साहब तो सही हैं, जो उनके आगे लोग हैं ना वो लोग खराब हैं, वो मिसयूज कर रहे हैं, हम वोट बादल साहब को देंगे। बादल साहब एक बहुत बढ़िया आदमी है, बादल साहब ने हमारे लिए ये करा। बादल बादल साहब लोक अदालत लगाते थे, लोगों के घरों तक जाते थे, गरीब आदमी की सुनते थे, मजलूम की सुनते थे। मैन टू मैन था। तो हाँ, फिर हम उन सब लोगों को बादल साहब से उनकी 100 मीटिंगें कराते थे, अलग अलग ग्रुप्स के मैन टू मैन। लिए। तो वो जो बादल साहब का रुतबा था उसको जनता दिल से चाहती थी। कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि जब पिता बड़ा पावरफुल हो जाता है ना, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो चाहे पॉलिटिक्स हो, तो बेटा उसमें दब जाता है। अच्छा। और दब भी जाता है, और उसकी पार्टी के लोग या अपोजिशन के लोग उसको डिफेम करने का भी बड़ा काम करते हैं। सुखबीर बादल भी बहुत काबिल लीडर हैं, मैं बीट सुनती है, मैं कहता हूँ, लेकिन उनको डिफेम करने का काम, फिर उनका गलत चुनाव लोगों का करने का काम, जिन लोगों ने उनको डिच किया, जिन लोगों ने उनको धोखा दिया, जिस वजह से पार्टी को बड़ा डैमेज हुआ। और आज स्थिति ये है कि चाहे बीबी जगीरकार हो, चाहे चंदू माजरा जी हो, चाहे सरसा साहब हो, सब लोगों ने उनको उनके ऊपर एक आरोप लगा कि वो नशा मुक्ति नहीं करा गए, नशा को बढ़ाने का काम, और नशा जो करा रहे थे, जो चिट्टे की तरफ या और सब जगह जो लोग अब आ रहे हैं, या जो उनके बड़ी मछलियां थी उनको उन्होंने प्रश्रय दिया या उनके सिर पे हाथ धरा, नहीं ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं नज़दीक रहा हूँ, हम इन बातों का जवाब सुखबीर जी हमारे साथ सैकड़ों प्लेटफार्म पे देते थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी मैंने कि इसलिए पूछा क्योंकि आप उनके नजदीक रहे, इसलिए पूछा कि ऐसा कुछ है क्या? ऐसा नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। सुखबीर कभी हाथ नहीं रखा उन्होंने नहीं किसी नहीं, पे। मैं पीछे का आपको लोग कुछ भी मैं करता रहे। आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअल में जो नशा पाकिस्तान से आता है वो बॉर्डर से आता है। जो बॉर्डर है वो बीएसएफ के अंडर है, जो बीएसएफ है वो सेंट्रल सरकार के अंडर है, वहां पे इनका रोल नहीं है। अब सेंट्रल सरकार ने उसकी सीमाएं भी बढ़ा दी हैं बहुत सारी। ये तो पकड़ते थे, ये पकड़ते थे, लेकिन वहां पे इनकी चलती नहीं थी, जो बीएसएफ में करप्शन थी। तो वो सेंट्रल सरकार को ये अप्रोच करते थे, वहां से चैनल आता था। जो ग्राउंड रियलिटी को जानता है वो सेंट्रल सरकार में वो कैसे पकड़ सकता है। हम उसी बात को चाहते हैं कि ड्रग्स का एक परमानेंट इलाज होना चाहिए, पंजाब के ऊपर से ये कलंक खत्म होना चाहिए। तो ये इनकी बात को आप देखिए, जिस तरीके से हमने नशे पर भी बात कर ली, पंजाब के अंदर सारी चीज़ें हमने की, बात अच्छी हुई परविंदर सिंह जी से, और आपको अपने कुछ जो संदेश है युवाओं के लिए या जनता के लिए, वो आप क्या कुछ कहना चाहते हैं सीधे जनता से? मैं देश की जनता से या देश के युवाओं से यही अपील करना चाहता हूँ कि जो ईमानदारी है ना, जो ईमानदारी की जिंदगी है, उसका नशा सबसे अलग है। तो आप लोगों को अपने पर्सनल जीवन से, अपने प्रोफेशनल जीवन से कुछ समय समाज को, सोसाइटी को भी देना पड़ेगा, और आपको इस बात का भी चयन करना पड़ेगा कि कौन सा राजनेता हमें चुनना चाहिए, कौन सी पार्टी हमें चुननी चाहिए। हमें अपने ड्राइंग रूम में बैठ के सिर्फ शिकायत नहीं करनी चाहिए, हमें उसके ऊपर कार्रवाई भी करनी चाहिए। जो गलत आदमी है उसका बहिष्कार भी करना चाहिए। आज आप चंडीगढ़ में आए हैं, कुछ उद्देश्य से लेके आए हैं, वो भी थोड़ा रहस्योद्घाटन कर दीजिए कि आज आप किस लिए चंडीगढ़ में आए और क्या कुछ करने आए इस उद्देश्य में। देखिए, मेरे को जो आप बात कर रहे हैं उसी को थोड़ा सा आगे मेरे को नीरज राय जी और डॉक्टर साहब ने बुलाया, और उन्होंने कहा कि आप पार्टी के बड़ी जिम्मेवारी लीजिए। मैं कहा मैं अभी जिम्मेवारी तो नहीं, मैं एज ए सलाहकार के रूप में आपके साथ जुड़ सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे चीफ एडवाइज़र जो है नेशनल लेबर पार्टी का बनाया, और एक ये बड़ी पहल
इन लोगों ने करी है, जिनका अपना सबका एक बड़ा अच्छा राजनीतिक जीवन रहा है, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है, और ऐसे लोगों का एक गठन करके उस पार्टी का गठन कर रहे हैं। और टारगेट यही है, और पंजाब में और चंडीगढ़ से इसकी शुरुआत करने का मतलब यही है कि पंजाब की जनता ने बीजेपी अकाली दल अलायंस को देखा, पंजाब की जनता ने कांग्रेस पार्टी को देखा, पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को देखा, लेकिन उनके हाथ निराशा लगी। तो इस निराशा को आशा में बदलने के लिए इस पार्टी का गठन, और इसका गठन चंडीगढ़ पंजाब से किया जा रहा है। अच्छा, आज आप लोग इस पार्टी का उद्घाटन कर रहे हैं। नेशनल लेबर पार्टी के आप मुख्य सलाहकार के भूमिका में आगे आप दिखेंगे, और हम आप सभी लोगों को इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने की अपील करते हैं। सरसा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, और आपने हमें समय दिया। धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, आपने बुलाया। धन्यवाद।